गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जो हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कई बार तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला डिफ़ाइन करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफ़ाइन करो। और कई बार क्या पूछ लेते हैं कि इस बेस पे सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, कई बार वो पूछ लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पर इसका क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? बेसिकली कहता है हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उन एटम्स को एक सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर रिप्रेजेंट करना, एक यूनिट फॉर्मूला जो है उस कंपाउंड का उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। यानी सिंपल होल नंबर रेशियो बताएगा, एक्चुअल नहीं बताएगा, हमें एक सिंपल रेशियो से बता देगा भी इसके इतने एटम है, इसके इतने एटम और इसके इतने एटम है एक यूनिट फार्मूला के अंदर। उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्या होगा ये हमारे पास? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, simplest whole number ratio of the atoms of various element present in unit formula of the compound। तो उस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जो किसी भी कंपाउंड के अंदर है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे सिंपल सा है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो ये तो हुआ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। पर अगर हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करें, मींस इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि इसके एक यूनिट फार्मूले में एक कार्बन एटम है तो दो हाइड्रोजन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन एटम होगा। इसी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को ही क्या बोला जाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे और ले लेते हैं हम C6H6, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाएं तो क्या बन जाएगा? CH। क्या बन जाएगा? CH बन जाएगा। उसी तरह से H2O2, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसका अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है तो ये बन जाएगा, एक H और एक O। तो इसी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को ही क्या बोला जाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं, उसको करेंगे भी। एक बार मैं जनरल सा डिस्कशन दे रहा हूँ भी किस प्रकार से वो हमने न्यूमेरिकल करना है। उसमें आपको क्या दिया होगा? एलिमेंट की परसेंटेज दी होगी। क्या दी होगी? एलिमेंट की परसेंटेज दी होगी। और आपने उन परसेंटेज का यूज़ करके क्या करना होता है? उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो उस टेबल में हम सबसे पहला कॉलम क्या बनाएंगे? एलिमेंट। एलिमेंट यानी उसका सिंबल क्या क्या है। फिर उसके बाद उसमें हम बनाएंगे उसकी परसेंटेज, यानी उस एलिमेंट की परसेंटेज कितनी दी हुई है। फिर हम क्या बनाएंगे? उसके नंबर ऑफ मोल्स। फिर हम क्या बनाते हैं? उसके
होल नंबर रेशियो ऑफ मोल, और लास्ट में हम क्या करेंगे, होल नंबर रेशियो। इस तरह से हम करते हैं। क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो एलिमेंट लिखना होगा। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दी हुई है और उसकी हमें परसेंटेज दी हुई है। सपोज करो इसकी दे दी 92.14 और इसकी दे दी हमें 7.86, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स बनाने का तरीका हमें नोन है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोस्टली केसेस में आपको मोलर मास गिवन होता है, और नहीं भी होता तो आपको सिंपल से होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, उनके आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। जैसे आपको पता भी कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। और ये जो परसेंटेज दी हुई है, ये हमने परसेंटेज बाय मास में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 में ये कितना अमाउंट प्रेजेंट है और ये कितना प्रेजेंट है। तो अब इसकी परसेंटेज कितनी है, 92.14। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने परसेंट प्रेजेंट, कितना प्रेजेंट है, 92.14 ग्राम। यानी ये इस कार्बन का गिवन मास हो जाएगा और यही उसी तरह से हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो नंबर मोल्स बनाएंगे तो किस तरह से बनेंगे हमारे, कुछ इस प्रकार से बनेंगे। इसको हम 12 से रीड करेंगे और ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है इसको हम कितने से करेंगे, 1 से। तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास 7.1 इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाती है, सपोज करो, ठीक है। ये हमने डिवाइड करने के बाद कर ली। फिर हमें क्या करना होता है, जो इसमें सबसे सिंपलेस्ट रेशो है, जो हमारे पास ये सबसे सिंपलेस्ट रेशो है, इन रेशो को इन सभी से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, हमें इन सभी को इससे डिवाइड करना होता है। यानी अब हमारे पास सपोज करो यही है, इसको यानी ये लगभग 1 और ये भी लगभग क्या आ जाएगा, 1 के करीब ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे वैसे ही क्या आगे सिंपलेस्ट नंबर में आ गया, 1 है या 2 है, तो फिर तो एज इट इसको ऐसे लिख लो। पर कई बार क्या होता है कि ये हमारा एक्चुअल जो सिंपल होल नंबर रेशियो उसमें नहीं आता है, फ्रैक्शंस में आ जाता है। सपोज करो जैसे ये क्या आ गया हमारे पास 1.5 आ गया, ठीक है। उस केस में फिर हमें क्या करना होता है, इनको सिंपलेस्ट होल नंबर में लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इसको होल नंबर यानी पूरे पूरे नंबर में कन्वर्ट कर दे। जैसे 1 में कर दे या 2 में या 3 में या 4 में ऐसे कर दे। तो जैसे हमें यहाँ पे पता चल ही रहा है कि 1.5 है, तो इसको अगर हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने ऊपर वाले को कन्वर्ट करना है, सारे को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हमने किया, कितना आ गया 3, इसका कितना आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर जो हमारे एक, अगर हम बात करें तो इसमें अगर 3 कार्बन आती हैं तो हाइड्रोजन कितनी आ रही हैं, इसके अंदर 2 आ रही हैं। ये एक जनरल एग्जांपल है, रियल में नहीं है, ठीक है। ये हम सपोज कर रहे हैं भी इस तरह से होगा। एक न्यूमेरिकल हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, वो मोलिकुलर फॉर्मूला भी बीच में मिला के करना है, इसलिए नहीं करवा रहा मैं अभी, जस्ट बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले टेबल बनानी है आपको स्टेटमेंट दी होगी कि एन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन हैव परसेंटेज फॉलोइंग, कार्बन इज दिस परसेंट एंड हाइड्रोजन इज दिस परसेंट, एंड फाइंड आउट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। और जब कभी मोलिकुलर फॉर्मूला दिया होगा उसमें आपको मोलिकुलर मास भी दिया हुआ होगा, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है भी उसमें सिंपली कितने एटम है, कार्बन के कितने, हाइड्रोजन के कितने, ऑक्सीजन एटम एक यूनिट फॉर्मूला के अंदर, पर एक्चुअल नंबर नहीं बताता। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है वो हमें कौन बताएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं भी कैसे निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आपको टेबल बनानी है, उसमें एलिमेंट्स के सिंबल लिखना है, उनकी परसेंटेज लिखनी है, फिर उनके क्या बनाने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे बनाए जाते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। और गिवन मास जो हमारा
यही जो परसेंटेज होगी ये इसका क्या होगा, गिवन मास होगा। और मोलर मास मोस्टली केसेस में आपको गिवन मिलते हैं, नहीं है तो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वो सिंपल से देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। जैसे कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का 32 होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इनको हम डिवाइड करेंगे तो इनके क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। फिर यहाँ पे सॉरी होल नंबर नहीं, रिलेटिव नंबर, यहाँ पे रिलेटिव है, रिलेटिव नंबर रेशियो ऑफ मोल, यानी हमने जो सबसे सिंपलेस्ट यानी जो सबसे स्मॉल वैल्यू होगी उसको सभी वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे जैसे इस केस में तो 1 1 ही आ रहा है, सपोज करो कई केस में ये फ्रैक्शंस में आ जाएगा तो हमें उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है सारी इक्वेशन को कि ये जो फ्रैक्शंस वाला नंबर है ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे हमारा 1.5 था, इसको 2 से किया तो कितना बन गया हमारा, ये 3, इसको 2 से करेंगे तो 2 आ जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरह से हम इम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब उसी तरह से आगे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली हमें क्या बताएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या बताएगा हमें, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। उसे हम क्या बोलेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये हमारे पास, इट इज defined as the actual number of atoms of various element present in one unit formula of the compound। उसे हम क्या बोलेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी एक्चुअल कितने हैं, जैसे बेंजीन की अगर हमने बात की तो C6H6, ठीक है, क्या था हमारे पास C6H6, ये तो बेंजीन का क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर इंपेरिकल फॉर्मूले में हम क्या करते हैं सिंपली कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कितने एटम प्रेजेंट है, जैसे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हुआ। पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या है, 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन है। तो ये डिफरेंस होता है इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल सेम निकाला जाता है जैसे हमने इंपेरिकल फॉर्मूले वाला किया है केस, बिल्कुल वैसा, बस इसमें 1-2 स्टेप अलग है। तो कैसे निकालते हैं हम, इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा तो उससे क्या निकालना है हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। अब बात आएगी कि N क्या है, तो N एक नंबर है, यानी एक इंटीजर है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर होल नंबर में होगा हमेशा, कभी फ्रैक्शंस में नहीं होगा। तो अब इस N को कैसे निकालेंगे हम, N निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो उस केस में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो गिवन होगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आप कैसे निकालोगे, जैसे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला जस्ट पिछले वाले केस में, उसमें हमारे पास क्या आया था, C3H2। तो यहाँ से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बना लेंगे। कैसे, कार्बन कितने हैं 3, एक का कितना है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक का कितना है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 36। तो यानी टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 38।
और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया होगा उसको हम क्या कर देंगे, इस एम्पेरिकल फॉर्मूले मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। जो वैल्यू n की आएगी उसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो कई केसेस में तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया होता है, पर कई केसेस में आपको ये फॉर्मूला मास नहीं दिया होता। उसमें आपको क्या दिया होता है, वेपर डेंसिटी दी होती है। क्या दी होती है, वेपर डेंसिटी। तो उस केस में आप कैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बनाओगे, तो उसके लिए एक रिलेशनशिप है जो आपको याद रखनी है। क्या, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यानी उस केस में आपको वेपर डेंसिटी दी होगी, ना कि क्या दिया होगा, मोलर मास। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, उसका मोलर मास निकाल सकते हो और उससे आगे इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल कर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल सकते हो। आई होप समझ लगी होगी। अगर फिर भी नहीं किसी को लगी तो आप दोबारा रीड करके देखें, लर्न करके देखें, आपको लग जाएगी। और मेनली जो है डेफिनेशन तो बहुत कम आती है, मेनली जो इसका न्यूमेरिकल आता है तो वो हम एक न्यूमेरिकल अब प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों का एक साथ क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, एक वेपर डेंसिटी वाला ले लूँगा और एक सिंपल जो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर मास वाले बेस पे। तो जैसे कह रहा है हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 78 और इसके अंदर परसेंटेज जो कंपोजिशन है कार्बन की 92.4% है और हाइड्रोजन की 7.6% है। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कितना कितना दिया हमें दिया हुआ है कार्बन 92.4 और हाइड्रोजन 7.6%। तो क्या तरीका है आपको बताया अभी। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, आप एलिमेंट लिखोगे। क्या लिखोगे, एलिमेंट। तो जैसे हमने लिख लिया ये वाला एलिमेंट है। अच्छा, एक चीज़ और क्या दी हुई है हमें इस केस में, कार्बन तो दिया हुआ है, हाइड्रोजन भी दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, इसका मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 78। तो हमें क्या बनाना है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी बनाना है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बनाना है। तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन। परसेंटेज कितनी है, 92.4% और 7.6%। फिर हमने क्या बनाने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स में आपको पता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो कार्बन का आपको पता है 12, हाइड्रोजन का 1। तो 92.4 बाय 12 और 7.6 बाय 1 आ जाएगा। तो इसके क्या बन जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हम बनाएंगे ये कितने बनेंगे हमारे पास, ये बन जाएगा 7.7 और ये बन जाएगा 7.6। ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। क्या बनाएंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। यानी बताया था आपको क्या करना है, सभी को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो छोटा नंबर क्या होगा, इसमें स्मॉल नंबर 7.6 होगा। तो सभी से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1.01 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगी। तो 1.01 मतलब ये हम क्या कर सकते हैं, पीछे वाला नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यानी जो हमारे पास होल नंबर रेशियो आ जाएगी, होल नंबर रेशियो वो क्या आ जाएगी, कार्बन 1 आया और हाइड्रोजन भी क्या आया, 1 आया। यानी इसका जो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला हम बनाएंगे यहाँ से। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितनी आई है, तो कितनी आई है 1:1, यानी एक कार्बन होगा और एक ही हाइड्रोजन होगा। अब इससे आगे हमने क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए अपने को पता है हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, n की। तो n हमें पता है, हमने डिस्कस किया था n किसके इक्वल था,
मोलिकुलर मास जो हमें कितना दिया हुआ है 78 बाय इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास कहाँ से निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला है CH, एक कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन है तो +1, कितना हो जाएगा 13। तो 78 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, यानी हमारा n कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 आ गया तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे n की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही था हमारा फॉर्मूला। क्या, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n कितना आया है 6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH। तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा C6H6 यानी बेंजीन। तो यानी ये फॉर्मूला किसका है, बेंजीन का है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसके आंसर। बहुत सिंपल सा होता है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट वाइज आपको इसको सॉल्व करते जाना है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये वाला जो टॉपिक है इस बेस पे डेफिनेशन दो ही हैं, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, ठीक है। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल है। तो ये आप पढ़ के अच्छी तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप कि सभी कर लोगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें या आप स्कूल में आके कभी पूछ सकते हैं, तो ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये हमारे पास होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये जो आपको प्रदीप वाली है या जो भी आपके पास बुक का ये सोल्यूशन वाला जो हमने टॉपिक किया था उसी के बिल्कुल पास में होगा ये, ठीक है। तो इसको करके देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करें। तो आगे हम छोटा सा और डिस्कस करते हैं एक टॉपिक। वैसे तो वो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, तो मैं बस उसको लिखवाऊंगा नहीं, केवल रिवाइज करवा रहा हूँ। तो वो है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। क्या हमारे पास है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें 9th में पढ़ी हुई है, क्या बताती है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ पॉइंट थे, जैसे पहला ये कि एटम इज मेड ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल विच इज नोन एज एटम, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट बताएगा कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो आपस में फिक्स रेशो में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, कंपाउंड। जैसे वाटर बनता है, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, तो वो कंबाइन करके तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। या वो एनी रेशो में कंबाइन कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्या है, एटम को ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है। फिर बोला गया कि जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, जैसे गोल्ड के हैं या क्लोरीन के हैं या हमारे पास आयरन के, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में सभी उन एटम्स की शेप, साइज, मास, वॉल्यूम क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट ये कहता है कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका मास, शेप, साइज, वॉल्यूम वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है, जो सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने दी थी। पर इसमें कुछ कमियां भी थी, खामियां थी। उन खामियों को स्टडी किया गया और फिर उसके ऊपर डिस्कशन की गई। जैसे सबसे पहले इन्होंने बोला था कि एटम सबसे छोटी चीज़ है मैटर के अंदर, पर हम पढ़ते हैं आगे कि एटम छोटा नहीं है, एटम में और भी बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, बहुत सारे और भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं। तो पहला पॉइंट उनका क्या हो गया, गलत हो गया, भी एटम सबसे छोटा है। एटम छोटा नहीं, एटम से भी छोटी और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि जो सेम एटम है एक एलिमेंट के, उनका शेप, साइज, मास जो है वो क्या होता है, सेम होता है। पर हमने 10th में आइसोटोप की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। जैसे हाइड्रोजन जो है, आइसोटोप हम किनको बोलते थे, हिंदी में इनको हम समस्थानिक बोलते हैं,
वो वाले एटम सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा पर एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये क्या होता है हमारे पास प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम और ये होता है ट्रिटियम। तो ये उनका पॉइंट जो है वो गलत हो गया कि उन्होंने बोला था ना कि एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के उनका मास शेप साइज सेम होगा, पर यहाँ पे तो मास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो यानी हमें वहाँ पे आइसोटोप की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ी कि वो वाले एटम सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा पर एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे हमें क्या नाम दिया गया, आइसोटोप। फिर उसी तरह से उन्होंने बोला था डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मास शेप साइज जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। पर हमारे पास क्या है, हमारे पास कैल्शियम और जो हमारे पास क्या है पोटाशियम और आर्गन, इनका क्या है 18, 90, 20, पर इनका जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली सभी का कितना है, 40 है। तो ये तो उनका ये वाला पॉइंट गलत हो गया कि एटम है ये डिफरेंट एलिमेंट के पर मास इनका क्या है, सेम है। तो इसलिए उनको भी क्या करना पड़ा, उस पॉइंट को नेग्लेक्ट करना पड़ा। तो फिर इन पॉइंट को बीच में इंट्रोड्यूस करके नई थ्योरी बना दी गई जिसे क्या नाम दिया गया, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसमें ये पॉइंट क्या कर दिए गए, इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो आगे जो आता है वो हमारे पास आता है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो ये मैं होप करता हूँ कि आप कर लोगे सारे। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं, बाकी कल करेंगे। बर्जीलियस हाइपोथेसिस, इसको हाइपोथेसिस बोला जाता है। जब भी साइंस की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। जैसे पंखा चल रहा है तो हमने ऑब्जर्व किया, चलते चलते बंद हो गया तो ये भी हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। फिर उसके ऊपर जो डिफरेंट पर्सन्स बैठे होते हैं वो अपना जो भी है सुझाव सजेशन देते हैं, उसको एकदम से दिया गया सुझाव जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोले भी तुक्का लगाना, भी तुक्का लगा दिया, भी लाइट चली गई, वायर खराब हो गई, इसकी मोटर जल गई, कैपेसिटर जल गया, वो कोई एक्सपेरिमेंटली नहीं है, वो तुक्का लगाना, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के बाद उसको क्या और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर वो क्या बन जाती है, एक थ्योरी बन जाती है। फिर उसको और किया जाता है तो फिर वो एक लॉ बन जाती है। फिर उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है बड़े लेवल पे तो वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल, जो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेसिस यानी तुक्का लगाया गया, कोई मतलब इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इन्होंने क्या बोला, ऑल गैसेस ऑल गैसेस एट STP कंडीशन यानी स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पे, ऑल गैसेस एट STP कंडीशंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। क्या होता है, जितनी भी जो गैसेज होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो भी है, वो STP कंडीशन यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे उनके अंदर क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं उनके अंदर, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे सिंपल सा केस लेते हैं हम, H2Cl2 और हमारे पास क्या बन गया, 2HCl। हमने ये 1 वॉल्यूम लिया, ये 1 वॉल्यूम लिया और ये हमारे पास क्या बन गया, 2 वॉल्यूम लिया। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये 2 ना बने, ये क्या बने, 1 बने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा। यानी हम मान रहे हैं कि ये N एटम, ये N एटम और ये क्या बन गए, 2N एटम बन गए। पर हम चाहते हैं कि ये 1 बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका हाफ लेना पड़ेगा। हाफ लेना पड़ेगा तो हमारे पास ये N बनेगा, यानी ये N/2 एटम हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, N/2 एटम और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, N एटम। ये भी N एटम है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, इसने ये बोला कि
इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कंटेन होते हैं। पर जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो ये कहती है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। पर इन्होंने तो डाल्टन को नाराज कर दिया, उनकी लॉ को ही गलत कर दिया। क्या? इन्होंने एटम को तोड़ दिया, तो एटम तो कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता, तो इसलिए ये लॉ क्या होगी? गलत होगी। देखो इन्होंने कर दिया ना, आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया और ये बना लिया, तो इसलिए ये लॉ क्या होगी? गलत होगी। इसको आगे डिसप्रूव करने के लिए और इसकी आगे की जो मतलब इन्होंने सही स्टेटमेंट दी वो हम किस में डिस्कस करते हैं? एवोगैड्रो लॉ में। तो जो हम क्या करेंगे? कल डिस्कस करेंगे। तो आज आप इतना करें। पिछले वाले मैंने क्वेश्चंस डाले हुए थे, वो किसी ने भी मेरे को ग्रुप में नहीं दिखाई, भी हमने सोल्व किए हैं, तो मैं होप करता हूँ कि आप उसको सोल्व करोगे। और आज वालों पे भी, आज वाले तो बिल्कुल ही सिंपल है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये आप ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।